फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे थे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधियां तो दो प्रकार से हो रही थी। एक था सामान्य मूल्य स्तर पे और एक था कारणों के आधार पे। कुछ मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुद्रास्फीति का जो लक्षित ढांचा है तो ये कैसे होता है। तो कहा जाता है कि जो आरबीआई के गवर्नर है, जो वर्तमान गवर्नर है उर्जित आर पटेल, इन्होंने एक लक्ष्य ढांचा यानी एक टारगेट लिया है। ठीक है। और ये टारगेट इन्होंने 2016 से 2021 का, पहला कब लिया था, 2016 से 2021 का। इसमें इन्होंने टारगेट लिया कि 4% प्लस माइनस 2%। इसका मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर 4% से धीरे 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 क्या हो, वृद्धि हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो, बढ़े, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि जब ऐसे करके बढ़ेगा तो उसे हम लोग कहते हैं कि मुद्रास्फीति होगी। लेकिन जब 4% से धीरे धीरे क्या हो, कम होना शुरू हो जाए, इसे हम अपस्फीति कहते हैं। और इसी को कंट्रोल करने के लिए एक ये लक्षित ढांचा तैयार किया गया। अभी जो चल रहा है लक्षित ढांचा, तो ये चल रहा है 2021 से 2026 तक। ये कब से चल रहा है, 2021 से 2026 तक। अगर हम लोग कहें तो ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया, तो ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया था। पूरे विश्व में कहाँ स्टार्ट किया गया था, न्यूजीलैंड में सबसे पहले। ठीक है, न्यूजीलैंड में सबसे पहले यह मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा तैयार किया गया था। अगर हम लोग भारत में कहें तो भारत में ये जो लक्षित ढांचा है कब तैयार किया गया है, तो 2006 से। हम यहाँ पे अलग कलर से आपको मार्कर कर देते हैं कब तैयार किया गया है, तो 2016 से ये ढांचा तैयार किया गया है। अब यह जो ढांचा है ये कौन तैयार करता है, तो यह ढांचा जो होता है तो ये सरकार तय करती है। कौन बनाती है, सरकार। किसके सलाह पे, तो आरबीआई के सलाह पे, आरबीआई के सलाह। तो आरबीआई के सलाह पे सरकार क्या करती है, इस लक्ष्य ढांचा को तैयार करने का काम करती है। और ये कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। यह कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होगा। अगर हम लोग वहीं पे कारणों के आधार पे अब मुद्रास्फीति के प्रकार देखे, हमने अभी समान कीमतों के स्तर पे देखा, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर हम लोग का हो जाएगा, जिसे हम लोग नाम देते हैं कारणों के आधार पर, कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे कि कारण क्या क्या है। तो ये जो कारण होते हैं ये 3 तरीके के कारण होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के कारण होते हैं। पहला होता है मांग जनित, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा होता है लागत जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति। और तीसरा होता है निर्मित या मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे हम लोग निर्मित और मजदूरी मूल्य को यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कि आने वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं मांग जनित और लागत जनित क्या होता है। तो मांग जनित आप खुद समझिए, मांग यानी एक मांग कौन कर सकता है, तो उपभोक्ता। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता। क्या कहेंगे, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। वही लागत, कोई भी अपने वस्तु को, सेवा को बना रहा है तो ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है एक उत्पादक। कौन बनाता है, उत्पादक। तो हम लोग समझते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। तो कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग होने के कारण, यानी कि
उपभोक्ता क्या करेगा अब? तो उपभोक्ता अब मांग करेगा, यानी एग्रीगेट डिमांड, यानी धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दे, डिमांड करना क्या कर दे, शुरू कर दे। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ठीक है, और इसे ही हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति उपभोक्ता वर्ग के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ऐसी मुद्रास्फीति किनके द्वारा उत्पन्न हो रही है? तो उपभोक्ता के द्वारा। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि और क्या क्या होता है। तो देखिए, मांग जनित मुद्रास्फीति कब हो सकती है? अब खुद दिमाग लगाइए कि ये जो मांग जनित मुद्रास्फीति है तो ये कब होगी? तो सबसे पहले कब होता है? जब मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो। मुद्रा की आपूर्ति में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। आप खुद सोचिए कि यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मनी सप्लाई होने लगे तो संपूर्ण मांग में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? यानी कि अगर मार्केट में क्या हो जाए, मनी सप्लाई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और ये ज्यादा कब होती है? तो ज्यादा तब होती है जब लोगों के पास डिमांड ज्यादा, मनी ज्यादा है तो लोगों के पास क्या है, डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा होगा तो बताइए मांग जनित मुद्रास्फीति होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो हम कह सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है तब संपूर्ण मांग में भी वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की आपूर्ति में भी वृद्धि होती है। वही हम लोग दूसरा बात करें सेकंड में, तो विदेशी मुद्रा क्या हो गया? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो गया? वृद्धि। अब खुद सोचिएगा, यदि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तो मुद्रा की आपूर्ति में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो आरबीआई बैंक है या कोई भी बैंक, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि ये विदेशी मुद्रा क्या हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए। तो ये बैंक सब क्या करेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम टैक्स पे ही, मतलब कम इंटरेस्ट पे पैसा देना शुरू करेगा। और जब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ गया? मनी सप्लाई। अब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा? मनी सप्लाई। तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और डिमांड बढ़ेगा तो समझिए ये मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इसे हम लोग कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। अगर तीसरा का बात हम लोग करें, थर्ड नंबर, तो सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि। अब ये क्या होता है तो समझिए, यानी कहा जाता है कि यदि सरकार अधिक से अधिक व्यय करेगी, यानी कि सब जगह सड़क बना दे, मतलब सरकारी स्कूल हो, ये हो, रोजगार हो, मतलब हर चीज पे वो क्या करे, खर्च करे, तो इसे आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में अधिक क्या आ जाएगी? तरलता आ जाएगी। यानी अधिक क्या आ जाएगी? मनी सप्लाई आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और इसे हम लोग नाम क्या दे देंगे? मांग जनित, ठीक है, मुद्रा स्फीति हम लोग कहेंगे। इसके बाद एक आता है, इसके बाद एक आपका आता है राजकोषीय, राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब समझिए ये कैसे उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए कि जब सरकार अपने बजट के अलावा कुछ अतिरिक्त मुद्रा जो है देश में लाती है, यानी कि जिसे हेलीकॉप्टर मुद्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सरकार है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या करे, सबके गेट के पास
500-500 के नोट का 2-2 3-3 बोरा रख दे, तो बताइए लोगों के पास डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और ज़्यादा होगा तो पहला तो वो मनी पर से उनका विश्वास हटने लगेगा। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन की नीति। जैसे आपने सुना होगा कोविड हुआ था यानी कोरोना, तो कोरोना के प्रथम चरण में जो हमारी वित्त मंत्री थी सीतारमन जी, यानी निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने 20 लाख करोड़ जो है राजकोषीय प्रोत्साहन में दिया था। या फिर कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेशन बैंक में ही मोदी जी ने कहा था कि हाँ सबके अकाउंट में 10-10 लाख जाएगा। मान लीजिए को अचानक से कह दे कि सभी को रोजगार देना है, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी के अकाउंट में आज रात तक में 20-20 लाख चला जाएगा, तो बताइए ये आपका राजकोषीय प्रोत्साहन से भी क्या हो रहा है, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, और लोगों का डिमांड बढ़ेगा और उत्पादक के पास स्टॉक कम रहेंगे, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। तो मुद्रास्फीति यहाँ से क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कहें तो एक आता है, क्या बताते हैं, और एक आपका आता है रुपए का मूल्यह्रास। रुपए का मूल्यह्रास, अब ये क्या होता है, तो रुपए का मूल्यह्रास कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि डॉलर 1 रुपए, 1 रुपए बराबर करेंसी में कितना है, इंडियन करेंसी में 50 रुपया। वहीं डॉलर 1 रुपए में अब कितना हो गया करेंसी में, मान लीजिए 70 रुपए। तो बताइए मूल्यह्रास हो रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो वस्तु पहले हमको विदेशी, जैसे कि $1 अगर वो हमें दे रहा है तो हमें मात्र 50 रुपए देने के लिए रहता था, लेकिन आज वही $1 के बदले हमें कितना देना पड़ रहा है, तो 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि सब खुद अनुमान लगाइए कि कहीं ना कहीं ये मूल्य का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, मूल्य में कमी आई है। ठीक है, और ये कब होती है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी विदेशी देश है। एक डायग्राम की सहायता से भी हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, विदेशी देश है। ठीक है, चलिए डिजाइन बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं निर्यात। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी वस्तु, हम लोग कोई टीवी खरीद रहे हैं, तो जब ये टीवी जो है तो हम विदेश को दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन करेंसी में इसका दाम हो जाता है 1 लाख। कितना हो जाता है, 1 लाख। तो इसके बदले जो विदेशी देश है हमें डॉलर में कितना देंगे, मान के चलिए $2000। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कब हुआ, जब डॉलर 1 रुपए बराबर 50 रुपए थे, लेकिन अब मान लीजिए कि डॉलर 1 रुपए बराबर अब कितना हो गया, 70 रुपए हो गया। ठीक है, तो 1 लाख हम लोग का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी 1 लाख का जो टीवी है, इसके बदले अब विदेशी देश हम लोग को डॉलर में कितना देगा, तो हम लोग को अब डॉलर में 1400 देंगे। अब आप खुद सोचिए कि वही एक समय ऐसा था जब हम लोग को डॉलर में 2000 मिल रहा था, और आज वही डॉलर में अब कितना मिल रहा है, 1400। तो ये अब क्या हो रहा है, मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्यह्रास से भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है, अर्थात भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे निर्यात बढ़ता है। यानी जो भारतीय वस्तुएं हैं उनका मांग क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश से वस्तु कहाँ जाएगी, तो विदेशी देशों में जाना
शुरू कर देगी। और ये कब जाता है? जब निर्यात ज़्यादा हो, यानी उनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो और लोगों का डिमांड भी क्या हो? ज़्यादा हो। उसके बाद एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं करों में कमी। करों में कमी, ठीक है? या गिरावट कर भी इसे कहते हैं, गिरावट कर। अभी ये क्या होता है? तो मान के चलिए कि जैसे कोई टैक्स लगता है, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है? तो यदि सरकार लोगों के ऊपर लगाने वाले करों को कम करती है, जिससे लोगों की मुद्रास्फीति क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। इससे भी मुद्रास्फीति क्या हो जाती है? उत्पन्न। मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ। कितना कमाती हूँ? 1 लाख रुपए कमाती हूँ। इसमें ये मेरा क्या है? मनी सप्लाई है। ये मेरा क्या है? मनी सप्लाई है। अब 1 लाख रुपए कमाती हूँ और इसमें मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बताइए मेरे पास मनी सप्लाई क्या होने लगी? पूरा आ गया, यानी कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया। जब मनी सप्लाई मेरे पास ज़्यादा होगा तो मेरा क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगा। और जैसे ही डिमांड होगा तो बताइए मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इसे कहते हैं करों में कमी या गिरावट कर। आगे अगर हम लोग देखें तो एक और होता है आपका बचत में कमी। बचत में कमी। अब ये बचत में कमी क्या होता है और ये मांग जनित मुद्रास्फीति कैसे है? तो देखिए मान लीजिए कि मेरा इनकम कितना है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख जो इनकम है तो इससे मेरा मनी सप्लाई क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो मैंने डिमांड क्या करने लगा? ज़्यादा। अब डिमांड जैसे ही ज़्यादा किए तो क्या हो गई? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई। यानी जब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु एवं सेवा दोनों पे हम ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे? खर्च करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? खर्च। ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खर्च करेंगे तो बताइए क्या हम बचत कर पाएंगे? तो बचत नहीं कर पाएंगे। इसे ही कहते हैं बचत में कमी। यानी कम बचत का अभिप्राय यह है कि लोगों का व्यय क्या हो गया है? अधिक है। अर्थात लोगों का मांग अब अधिक हो गया है। इसी में अगर और बात किया जाए तो एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। अभी ब्लैक मनी को हम लोग काला धन भी कहते हैं। तो ब्लैक मनी क्या होता है? तो मान लीजिए कि अत्यधिक काला धन के कारण लोगों की मांग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास इतना पैसा हो गया और सरकार को मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया या बैंक में कोई टैक्स नहीं दिया, ठीक है? तो इससे मेरे पास क्या हो गया? मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इससे मेरे पास मनी सप्लाई ज़्यादा। जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो मेरा डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ने से क्या होती है? मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और मुद्रास्फीति बढ़ने के एक और कारण है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 या 16 के बीच में नोटबंदी लगा था। तो पाकिस्तान से बहुत सारे पैसे आ रहे थे, ठीक है? और इतना ज़्यादा लोगों के पास डिमांड हो गया था कि पैसे को जला जला के आग तापा जा रहा था। तो इससे आप ये खुद सोचिए कि लोगों के पास इतना ज़्यादा मनी आ गया था, इतना ज़्यादा मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति हो गया कि लोगों को डिमांड क्या होने लगा? बढ़ने लगा, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई। इसमें एक और कारण है जिसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या में वृद्धि। अब इससे मुद्रास्फीति कैसे होती है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि कहने का मतलब होता है जब अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगा। यानी कि पहले मान लीजिए इतना जनसंख्या था,
अब कितना हो गया, इतना हो गया। अब मान लीजिए इतना हो गया, अब क्या हो गया, इतना। यानी कि जब अत्यधिक क्या हो जाए, जनसंख्या हो जाएगा, तो जनसंख्या होगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, और लोगों का डिमांड बढ़ने से भी क्या होती है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। एक और कारण है, चलिए हम लोग एक और कारण के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है घाटे का वित्त पोषण। घाटे का वित्त पोषण। अब ये घाटे का वित्त पोषण क्या होता है तो समझिएगा। तो घाटे का वित्त पोषण कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि मैं कोई मॉल गई, मैं कहाँ गई, मॉल गई, और मॉल में गई, मान लीजिए कि मैं अपने बीएफ के साथ मॉल गई। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मॉल गई तो मैंने कहा कि हाँ मुझे शॉपिंग करना है। उसने बोला कि ठीक है शॉपिंग करवाते हैं। अब उसने टारगेट लिया, मान लीजिए 10,000 का टारगेट लिया कि 10,000 में करवा दूंगा। अब मेरा क्या हुआ, डिमांड, ठीक है, जो जीएफ होती है उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। यानी मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गए तो ये 10,000 से ये पूरा नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने नज़दीकी जो भी एटीएम होते हैं उसमें गया और पैसे को निकाला, फिर आके शॉपिंग करवा दिया। या फिर अगर मान लीजिए कि वहाँ पैसा नहीं होता तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता या फ्रेंड को कॉल करता और उससे पैसा मांगता। उसी को हम लोग कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। उसे क्या कहते हैं, घाटे का वित्त पोषण। यानी कि जब माइनस में जा रहा था तो उसने कहीं से भी पैसा ला के उस घाटे का क्या किया, पोषण पूरा किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब सरकार के व्यय राजस्व से क्या हो जाए, अधिक, यानी सरकार का पैसा जो है ज्यादा हो जाए। ठीक है, राजस्व पे, अब ये राजस्व क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। तब सरकार निम्नलिखित उपायों का क्या करेगी, उपयोग करेगी। जैसे कि आरबीआई से कहेगी कि हाँ भैया आप फिर से नोट छापना शुरू कर दीजिए। दूसरा होगा कि वो आरबीआई से ऋण ले सकती है। ठीक है, तो अत्यधिक घाटे से भी क्या होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति को कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज तक यहीं तक, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।